दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेश में हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उत्तर का विशाल मैदान की सिचुएशन क्या है। अगर हम भारत के मानचित्र में देखें तो जो उत्तर का विशाल मैदान है वो किस प्रकार से विस्तृत है, किस प्रकार से फैला हुआ है। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये हमने भारत के भौतिक प्रदेश के फर्स्ट वीडियो में समझ लिया था, फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। यानी जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और बीच में जो 33 सागर था वो 33 सागर वलित होकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। तो हिमालय के द्वारा लाई गई नदियों द्वारा वो खाई हजारों सालों में बढ़ दी गई और वहीं पर बना हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है वह फैला हुआ है यहां से लेकर इस प्रकार से, ये फैला हुआ है, ये इसकी सिचुएशन है, ये इस प्रकार से उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। अब हम देखें तो उत्तर का विशाल मैदान ये पश्चिमी राजस्थान से लेकर इधर पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये यहाँ से अगर अपन देखें तो ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान, फिर ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश के पास यहाँ पर आता है अपना बिहार, ये बिहार, और नीचे आ जाता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और इधर आ जाता है असम, ये असम। ये मुख्य रूप से भारत के इन स्टेट्स में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई बताई जाती है, टोटल लंबाई बताई जाती है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर ये टोटल इसकी लंबाई है, जिसमें से इंडिया में ये 2400 किलोमीटर है और बाकी जो भाग इसका वो बांग्लादेश में है। तो इस प्रकार से टोटल इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की लंबाई वही 3200 किलोमीटर, और इसमें इंडिया में फैला हुआ है 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई पूर्वी भाग में इधर असम में बहुत कम है, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे ये यहाँ से चौड़ाई इतनी आ गई। तो चौड़ाई इसकी है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, ये 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये इसकी हो गई अपनी चौड़ाई। किस दिशा से किस दिशा की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम चलते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और ये सबसे ज्यादा चौड़ाई यहाँ पर है और सबसे कम चौड़ाई इसकी असम में है। तो ये 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। समुद्र तल से ये 50 से 100 मीटर हाइट ले हुए है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, इंडिया में 2400 किलोमीटर है, ऊंचाई 150 से 300 किलोमीटर है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। निर्माण की बात करें हम तो इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के भी बाद हुआ है। जब हिमालय बना था तब यहाँ पर बनी थी एक खाई, और हजारों सालों बाद वो खाई भरी है, तब जाके उत्तर का विशाल मैदान बना है। इसका मतलब अगर हमारे भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीन भौतिक प्रदेश अगर कोई है तो ये उत्तर का विशाल मैदान है। तो सबसे नवीन भौतिक प्रदेश, ये एक इसकी और विशेषता हो गई कि भारत का सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये सबसे नया भौतिक प्रदेश है अपना उत्तर का विशाल मैदान, जिसका निर्माण हिमालय के भी बाद में हुआ है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रेल और सड़कों का जाल है जो उत्तर के विशाल मैदान में फैला हुआ है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है वो उत्तर का विशाल मैदान है, और भारत का सबसे बड़ा मैदानी भाग है वो उत्तर का विशाल मैदान है। और ये विश्व के बड़े मैदानों की सूची में आता है। विश्व के कुछ ही बड़े मैदान है जिनमें भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भी नाम आता है। तो ये थी उत्तर के विशाल मैदान की सामान्य जानकारी। अब दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान को भौगोलिक
विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो इसके 4 भाग है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। ये खादर। तो उत्तर के विशाल मैदान को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान को क्षेत्रीय आधार पर, क्षैतिज आधार पर इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? ये पहला है राजस्थान का मैदान। ये राजस्थान का मैदान, ये जो राजस्थान के इलाके में फैला हुआ है, अरावली पर्वत के पश्चिम में, जो जिसको हम मरुस्थली भाग कहते हैं, वहां पर जो फैला हुआ है वो है राजस्थान का मैदान। फिर नंबर 2 पे आता है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, ये नंबर 2 पे आ गया पंजाब, जो पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है वो पंजाब का मैदान। फिर नंबर 3 पे आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होती हुई, बिहार होती हुई, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास 2 भागों में बढ़ जाती है। एक इधर बांग्लादेश में चला जाता है, एक बंगाली खाड़ी में आ जाता है। तो जो ये गंगा नदी है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है विशेष रूप से। तो ये जो गंगा का मैदान है ये भी यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। और चौथा जो भाग है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्रीयता के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से है? राजस्थान का मैदान है जो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है, पंजाब का मैदान है जो पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है, गंगा का मैदान है जो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो असम राज्य में फैला हुआ है। तो ये इसके भाग हो गए। अब हम एक एक भाग की इसके एक एक पार्ट को लेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आता है अपना भाबर प्रदेश। नंबर 1 पर आता है अपना भाबर। भाबर क्या है? शिवालिक श्रेणी जहां से समाप्त होती है, शिवालिक श्रेणी के बाद मैदानी भाग आ जाता है। हिमालय से नदी आती है, हिमालय पर्वत का ढलान बहुत ज्यादा है, वहां से नदी आती है, तेज गति से बहती हुई आती है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आती है, बड़े बड़े कंकर भी लेकर आती है। लेकिन जैसे ही हिमालय की तलछटी पर आती है, जैसे ही शिवालिक के गिरिपाद पर आती है, वहीं से ढलान कम हो जाता है। और जब ढलान कम हो जाता है तो नदियों का जो बहाव है, जो तेज है, वो कम हो जाता है। और जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आई थी, उन बड़े बड़े पत्थरों को आगे तक नहीं ले जा पाती, और उन नदियों द्वारा वो जो बड़े बड़े पत्थर है ये यहां से ये यहां तक इस प्रकार से ये जमा कर दिए गए हैं। इस प्रकार से ये जमा कर दिए गए हैं। तो ये कंकड़ पत्थर से युक्त प्रदेश है जहां पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकड़, बजरी, इस प्रकार का जमाव नदियों के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रदेश को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। ये जो है वे 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में ये फैला हुआ है भाबर प्रदेश। और इस भाबर प्रदेश की विशेषता ये है कि यहाँ पर नदियां भूमिगत होकर बहती है। नदियां भूमिगत होकर बहती है। भूमिगत होकर क्यों बहती है? क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ जो जमा कर दिए गए हैं, नदियां इनसे टकराती है, और इनसे टकराकर जो नदियां का पानी है वो इन पत्थरों से टकराकर कई धाराओं में बढ़ जाता है। और इन पत्थरों के नीचे से, इनके अंदर से नदियां बाहर निकलती है। तो कई बार नदियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती, कई बार नदियां यहाँ पर भूमिगत हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। कौन सा प्रदेश है जहाँ पर नदियां भूमिगत हो जाती है, या उत्तर के विशाल मैदान का कौन सा भाग है जहाँ पर नदियां दिखाई नहीं देती है? तो वो आएगा भाबर प्रदेश, जहाँ पर नदियां दिखाई नहीं देती है। तो भाबर प्रदेश 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखो, यहाँ से सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और ये सतलज नदी यहाँ पर है। और ये सिक्किम से आती है, यहाँ पर तीस्ता नदी
ये तीस्ता नदी। तो ये सतलज नदी से तीस्ता नदी तक का जो भाग है, सतलज से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में ये बाबर प्रदेश फैला हुआ है। तो ये कहां से कहां तक है? सतलज से तीस्ता नदी तक। तो ये सतलज नदी से तीस्ता नदी तक ये भाग फैला हुआ है बाबर प्रदेश। तो बाबर प्रदेश की विशेषता हो गई। बाबर प्रदेश की एक और विशेषता है कि इस बाबर प्रदेश को शिवालिक के जलोढ़ पंख भी कहते हैं। शिवालिक के, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि शिवालिक के जलोढ़ पंख किस प्रदेश को कहा जाता है? तो शिवालिक के जलोढ़ पंख है जो बाबर प्रदेश को कहा जाता है। जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख जब नदियां पर्वतीय भाग से आती है, पर्वतीय भाग से निकल कर आती है और जब ढलान कम हो जाता है तो अपने साथ जो कंकर पत्थर बजरी वगैरह लेकर आती है उसको इस प्रकार से यहाँ पर जमा कर देती है, अर्धचंद्राकार रूप में जमा कर देती है। और ये अर्धचंद्राकार रूप में जो जमाव होता है कंकर पत्थरों का, इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। तो यहाँ से खूब सारी नदियां आती है और ये जो नदियां हैं इन्होंने इस प्रकार से कई सारे जलोढ़ पंख बना रखी है यहाँ पर। कौन से प्रदेश में? बाबर प्रदेश में। इसलिए इस पूरे भाग को शिवालिक का जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख इस भाग को जाना जाता है, कहा जाता है। तो ये बाबर प्रदेश है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी है। बाबर प्रदेश के बाद आता है तराई। नंबर 2 पे आता है तराई। तराई क्या है? बाबर प्रदेश में हमने पढ़ा था कि बाबर प्रदेश इस प्रकार से कंकर और पत्थरों से निर्मित भाग 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है, कहां से कहां तक थी? ये सतलज से यहां तक तीस्ता नदी तक ये बाबर प्रदेश था। अब यहां से जो नदियां आती है वो भूमिगत होकर बहती है और इस वाले भाग पर ये नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती है। तो यहाँ पर जब नदियां धरातल पर प्रकट होती है तो इन पत्थरों के नीचे से निकलती है और ये पानी है जो है फैल कर बहता है। फैल कर बहने के कारण ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या हो गया है? दलदली हो गया है। ये दलदली क्षेत्र हो गया है। तो बाबर के दक्षिण में तराई कहां पर है? बाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर फैला क्षेत्र। बाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर फैला एक क्षेत्र है जो हमेशा दलदला रहता है। तो ये दलदली भाग है, इसमें बहुत ज्यादा घास पाया जाता है, बहुत ज्यादा वन यहाँ पर पाए जाते हैं, नदियां यहाँ पर फैल कर बहती है। इस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। ये वाला क्षेत्र पहले कृषि के योग्य नहीं था लेकिन वर्तमान में इसको भी कृषि के योग्य बना लिया गया है। और यहाँ पर विशेष रूप से चावल, क्योंकि चावल में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और दलदली भाग में भी हो जाता है, तो चावल है, गन्ना है और जूट है, इनकी खेती यहाँ पर होती है। इस तराई क्षेत्र में इनकी खेती होती है। तो ये तराई क्षेत्र है, बाबर के दक्षिण में है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। बाबर के समानांतर ही ये फैला हुआ है और यहाँ पर नदियां पुनः धरती पर प्रकट होती है, पानी फैल कर बहता है और पानी फैल कर बहने के कारण ये एक दलदली भाग हो गया है। तो ये दूसरा भाग हो गया अपना तराई का। और जो तीसरा भाग और जो चौथा भाग है, ये तीसरा और चौथा भाग जलोढ़ मिट्टी से युक्त भाग है, जिसमें जो तीसरा भाग है बांगर, ये बांगर है पुरातन जलोढ़ वाला मैदान। पुरातन जलोढ़ मैदान का मतलब है कि ये जो नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र से थोड़े ऊंचाई के जो क्षेत्र है उनको बांगर कहते हैं। यहाँ पर हर वर्ष नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये थोड़े ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए हर वर्ष नदियों की बाढ़ का जल यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। और हर वर्ष नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाने के कारण इस क्षेत्र में पुरातन यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें मोटे कण पाए जाते हैं। मोटे कण पाए जाते हैं। मोटे कण क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो नवीन जलोढ़ है वो तो कई वर्षों में एक बार आती है और धीरे धीरे वो हवा के द्वारा उड़ जाती है, पानी के द्वारा अपरदित हो जाती है और बसते हैं वहां पर मोटे कण। तो
बांगर प्रदेश में पुरातन जलोढ़ पाई जाती है, मोटे मिट्टी के मोटे कण पाए जाते हैं। ये कम उपजाऊ क्षेत्र है, जलोढ़ मैदान का कम उपजाऊ क्षेत्र है तो जलोढ़ मैदान का ही भाग, लेकिन ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर मोटे कण पाए जाते हैं और हर वर्ष यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं आती है, पुरानी जलोढ़ यहाँ पर है, इसलिए कम उपजाऊ क्षेत्र है। बांगर प्रदेश में ही जो कंकरीली और उबड़ खाबड़ जमीन है, कंकरीली और उबड़ खाबड़ जो जमीन है बांगर प्रदेश में, इसको भूर या भूर के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? भूर या भूर के नाम से जाना जाता है। और इस बांगर प्रदेश में ही जैसे विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई की गई थी, नहरें वहां पर आ गई थी, नहरें आने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई की गई थी और बहुत ज्यादा सिंचाई करने के कारण वहां की जो जमीन है उस पर एक सफेद सी परत छा गई है, नमक की सफेद सी परत छा गई है। तो इस बांगर प्रदेश का वह भाग जहां पर जमीन पर सफेद परत छा गई है या सफेद परत युक्त बांगर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सफेद परत युक्त बांगर का जो क्षेत्र है वह रेह या कल्लर नाम से जाना जाता है, रेह या कल्लर नाम से जाना जाता है। तो ये अपना बांगर प्रदेश हो गया। यहाँ पर पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हर वर्ष बाढ़ का जल यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यहाँ की मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। और ये थोड़े ऊंचे क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाने वाली कंकरीली, पथरीली, उबड़ खाबड़, अनुपजाऊ जमीन को भूर या भूर के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है जो आपको याद रखना है। और इसी बांगर प्रदेश में विशेषकर पंजाब हरियाणा में जहां पर ज्यादा सिंचाई की गई थी, वहां की जो जमीन है उस पर एक सफेद सी पपड़ी छा गई है, सफेद सी परत छा गई है, जिसको हम रेह या कल्लर के नाम से जानते हैं। तो अपना बांगर प्रदेश हो गया। बांगर के बाद आता है अपना चौथा खादर प्रदेश। जो बांगर प्रदेश की विशेषता है इसके बिल्कुल विपरीत है खादर प्रदेश। जितनी भी विशेषता यहाँ दी गई है इनकी सबकी विपरीत है खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश की विशेषताएं, तो खादर प्रदेश की विशेषताएं है कि यहाँ पर पाई जाती है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का जल पहुंच जाता है, बाढ़ का जल हर वर्ष पहुंच जाता है, हर वर्ष बाढ़ आती है नदियों में और बाढ़ का जल यहाँ पर पहुंच जाता है। बाढ़ का जल जब यहाँ पर पहुंचता है तो बाढ़ के जल के साथ जलोढ़ मिट्टी भी उस क्षेत्र में फैल जाती है और जब बाढ़ उतरती है तो पानी तो वापस नदियों में आ जाता है और जो मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी वो आसपास का क्षेत्र में फैल जाती है। इस कारण यहाँ हर वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर बाढ़ का जल हर वर्ष पहुंच जाता है। ये अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ये ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। इसकी तुलना में, बांगर की तुलना में ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। या इसको यूं कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का या फिर भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र अगर कोई है तो ये खादर है। खादर को हम स्टेट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो खादर भूमि और बांगर भूमि है, उत्तर के विशाल मैदान है, उसके हर भाग में पाई जाते हैं। जैसे पंजाब में भी खादर और बांगर पाई जाती है, हरियाणा में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये लगभग सभी जगह फैले हुए हैं दोनों ही चीजें। जो नदियों से ऊंचे वाले भाग है उनको बांगर कहते हैं और जो नदियों के समतल या निचले भाग है उनको हम खादर कहते हैं। तो खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बाढ़ का जल हर वर्ष पहुंच जाता है, ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, बारीक कण पाए जाते हैं। महीन कण हर वर्ष आती है तो महीन कण पाए जाते हैं, बारीक कण यहाँ पर पाए जाते हैं। खादर प्रदेश में कुछ गर्त पाए जाते हैं, कुछ खड्डे पाए जाते हैं। तो ये जो गर्त है ये वहां के किसानों के जूट धोने के काम आते हैं। इन गर्त को बिल के नाम से जाना जाता है, ये बिल के नाम से जाना जाता है। और इसी गर्त को पंजाब में, इन्हीं गर्तों को पंजाब में चौके नाम से जाना जाता है। और इन्हीं गर्तों को पटना के समीप का जो इलाका है
वहां पर टाल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ स्थलाकृतियां हैं जो खादर क्षेत्र में पाई जाती है। गर्त जो पाई जाते हैं उनको सामान्यतः बिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन पंजाब में उनको चो के नाम से जाना जाता है और पटना के समीप इनको टाल के नाम से जाना जाता है। तो ये खादर, यहाँ पर हम खादर और बांगर के में अंतर समझ सकते हैं। खादर में नवीन जलोढ़ पाई जाती है, बांगर में पुरातन जलोढ़ पाई जाती है। खादर में हर वर्ष बाढ़ का जल पहुंच जाता है, बांगर में हर वर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। खादर में जो मिट्टी है उसमें महीन कण पाए जाते हैं और बांगर में जो मिट्टी है उसमें मोटे कण पाए जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट है, कुछ अंतर है जो खादर और बांगर में पाए जाते हैं। तो ये हमारा उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक आधार पर, भौतिक आधार पर या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण हो गया है, 4 भागों में बांटा गया है। बाबर है, तराई है, बांगर है और खादर है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाबर है, शिवालिक की तलछटी से लगा हुआ क्षेत्र है, कंकर पत्थरों से युक्त क्षेत्र है, नदियां यहाँ पर भूमिगत होकर बहती है। तराई में नदियां पुनः प्रकट होती है, फैल कर बहती है, इसलिए दलदली भाग है। बागर जो है वो नदियों से थोड़ी ऊंचाई वाला भाग है जहां बाढ़ का जल हर वर्ष नहीं पहुंचता है। पुरातन जलोढ़ यहाँ पर पाई जाती है, मोटे कण यहाँ पर पाए जाते हैं, कम उपजाऊ ये होती है। खादर जो है ये निचले वाले भाग है जहां पर नदियों का बाढ़ का जल हर वर्ष पहुंच जाता है। यहाँ पर मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, ये ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। तो खादर और बांगर में कुछ अंतर हो गया। इसके बाद हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन अगर हम देखें तो क्षेत्रीय विभाजन में इसको पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भाग कौन कौन से है? पहला है अपना राजस्थान का मैदान, पहला है अपना राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में विशेष रूप से जो अरावली पर्वत के पश्चिम का जो भाग है वो उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। और पश्चिमी भौतिक विशेषताएं होने के कारण राजस्थान के मैदान को एक अलग भौतिक प्रदेश भी माना जाता है और राजस्थान के मैदान को एक अलग भौतिक प्रदेश मानते हैं तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो हम इसको एक अलग भौतिक प्रदेश के रूप में भी आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इसमें इतना ही आपको समझना है। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग है पंजाब का मैदान। दूसरा भाग है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान जो है वो विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा, पंजाब का मैदान कहाँ फैला हुआ है? पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। और जो पंजाब का मैदान है, जो पंजाब का मैदान है वो 5 नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये चीज आपको विशेष याद रखनी है कि रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, तो इन 5 नदियों के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया गया है। और इस पंजाब के मैदान को रचना, चौथा है चाज और 5वां है 5 दोआब का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर 5 दोआब पाए जाते हैं। तो जो पंजाब का मैदान है वो 5 दोआबों से बना हुआ क्षेत्र है। 5 दोआबों से बना क्षेत्र है पंजाब का मैदान। दोआब क्या होता है? दोआब 2 नदियों के बीच का जो भाग है उसको हम दोआब कहते हैं। तो जो पंजाब का मैदान है वो 5 दोआबों से बना हुआ है। अब ये 5 दोआब कौन से है? 5 दोआब है बारी, दूसरा है बिस्त, तीसरा है सिंध, सैलाब दोआब। तो ये 5 दोआब है, बारी दोआब, बिस्त दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब और सिंध सैलाब दोआब। 5 दोआब को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इन 5 नदियों को। इन 5 नदियों का जो क्षेत्र है, बहाव है पंजाब में किस प्रकार से, पंजाब के मैदान में ये किस प्रकार से बहती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 5 नदियां जो है वो किस प्रकार से, कौन कौन सी नदियां हैं? पंजाब का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब ये जो अधिकतर भाग है वो पाकिस्तान में चला गया है और आधा भाग भारत में है। तो ये जो 5 दोआब जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इन 5 दोआबों में जो 3 दोआब है वो भारत में है और ये जो पीछे के लास्ट के 2 दोआब है वो पाकिस्तान में चले गए हैं। पहले नंबर पर लेते हैं अपन बिस्त दोआब और दूसरे नंबर पर लेते हैं बारी दोआब। तो ये बिस्त दोआब है, ये बिस्त दोआब है और ये बिस्त दोआब है वो व्यास नदी और सतलज नदी के बीच में
का जो क्षेत्र है, पंजाब के मैदान का सतलज नदी और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम बिस्त दोआब कहते हैं। इनको आपको याद कैसे रखना है, ये जो शब्द है इन्हीं शब्दों से आपको याद रखना है। बिस्त, बिस्त में ब या बी, ब जहां भी आ जाए इसका मतलब व्यास नदी है, और ये आधा स और त आ रहा है, ये सतलज का हिस्सा आ रहा है, ये सतलज। तो बी से व्यास और आधा स और त से सतलज, तो व्यास और सतलज के बीच का जो भाग है वो बिस्त कहलाता है। फिर उसके बाद आता है ब से फिर व्यास और र से रावी, तो ये अपनी व्यास नदी और ये अपनी रावी नदी। तो ये रावी और व्यास के बीच का जो भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है बारी दोआब, ये कहलाता है अपना बारी दोआब, ये बारी दोआब। ब से व्यास और र से रावी नदी, तो व्यास और रावी नदी के बीच का जो भाग है ये रावी नदी है, ये व्यास नदी है, और इनके बीच का जो भाग है वो कहलाता है बारी दोआब। फिर आता है अपना रचना दोआब, र से रावी नदी है और चना से चिनाब नदी है। तो देखो ये रावी नदी है और ये चिनाब नदी है, तो रावी और चिनाब के बीच का जो भाग है, ये रावी और चिनाब के बीच का जो भाग है ये कहलाता है अपना रचना दोआब, ये रचना दोआब। तो ये तीन दोआब जो है वो भारत में है। ये व्यास और सतलज के बीच का जो भाग है ये बिस्त दोआब कहलाता है। व्यास और रावी का जो बीच का जो भाग है वो बारी दोआब कहलाता है, और रावी और चिनाब के बीच का जो भाग है वो रचना दोआब कहलाता है। इसके बाद ये वाला हिस्सा आ जाता है जो पाकिस्तान में है, चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच का भाग। चिनाब नदी, ये चिनाब और ये झेलम, तो चिनाब और झेलम के बीच का जो भाग है इसको हम कहते हैं चाज दोआब, इसको हम क्या कहते हैं, चाज दोआब कहते हैं। और फिर ये सिंधु नदी, अब देखो यहां पर ये अपनी चिनाब नदी है और ये यहां से झेलम नदी इसमें मिल रही है, तो ये झेलम का हिस्सा आ गया, ये चिनाब का हिस्सा आ गया, ये सिंधु का हिस्सा आ गया। तो यहां पर जो एक बहुत बड़ा सा दोआब है जहां पर तीनों नदियों का क्षेत्र फैला हुआ है, ये और ये, इसको हम कहते हैं सिंध सैलाब दोआब। तो अगर कोई कहते सिंध सैलाब दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है, तो ये तीन नदियों के बीच में स्थित आएगा, सिंधु नदी, चिनाब नदी और ये झेलम नदी। सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इन तीन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम सिंध सैलाब दोआब कहते हैं। तो ये पंजाब की जो मैदान है इसके 5 हिस्से हो गए हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर 5 हिस्से इसके हो गए हैं। 5 दोआबों के नाम से ये 5 हिस्से इसके किए जाते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। बिस्त दोआब है, बिस्त दोआब व्यास और सतलज नदी के बीच में है। बारी दोआब है, वो व्यास और रावी नदी के बीच में है। रचना जो दोआब है वो रावी और चिनाब नदी के बीच में है। चाज जो है चिनाब और झेलम नदी के बीच में है। और सिंध सैलाब दोआब चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम सिंध सैलाब दोआब कहते हैं। पंजाब का जो मैदान है, पंजाब के मैदान का जो ढलान है वो ढलान पश्चिम से दक्षिण की ओर है, ये पश्चिम से ये दक्षिण की ओर है, और इसीलिए इधर की जो नदियां है वो इसी दिशा में प्रवाहित होती है। सारी नदियां एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, सब नदियां एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इसका जो ढलान है वो पश्चिम से दक्षिण की ओर है। दूसरा जो मैदान आता है अपना, वो आता है अपना गंगा का मैदान। दूसरा मैदान कौन सा आता है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, ये अपना गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान यहां पर आता है अपना यूपी, ये गंगा का मैदान यहां आता है अपना यूपी। यूपी के बाद यहाँ आता है बिहार, और यहाँ आता है पश्चिम बंगाल, और इधर आ जाता है बांग्लादेश। तो जो गंगा का मैदान है वो विशेष रूप से भारत में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और उसके बाद बांग्लादेश में फैला हुआ है। गंगा का मैदान यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और उसके बाद बांग्लादेश में फैला हुआ है। इसका जो ढलान है, इसका ढलान पूर्व और दक्षिण की ओर है, और पूर्व और दक्षिण की ओर होने के कारण इस प्रकार से नदियां पहले पूर्व दिशा में बहती है और फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में घूम जाती है। तो इसकी जो नदियां है पहले पूर्व दिशा की ओर बहती है, फिर दक्षिण दिशा में घूम जाती है, क्योंकि इसका जो ढलान है गंगा के मैदान का, ये गंगा का मैदान,
इसका ढलान किधर है, पूर्व एवं दक्षिण, पूर्व एवं दक्षिण की ओर है। तो पहले पूर्व की ओर है, फिर आगे जाके दक्षिण की ओर है, ये इसका ढलान है। जो उत्तर के विशाल मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है, भारत में उत्तर के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग यही है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निचली गंगा का मैदान, ये निचली गंगा का मैदान। अब इनको समझते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान कौन सा है, तो ये जो उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा किस साइड का, पश्चिम दिशा का, तो इसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो मैदान फैला हुआ है इसको हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में जो मैदान फैला हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है ऊपरी गंगा के मैदान से। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा आएगा, पश्चिमी हिस्सा। फिर आता है अपना मध्य गंगा का मैदान। आधा उत्तर प्रदेश बच गया इधर, और ये बिहार का आधा भाग ले लो, आधा यूपी ले लो, आधा बिहार ले लो। यूपी का कौन सा हिस्सा बचेगा, पश्चिमी हिस्सा तो ऊपरी गंगा के मैदान में आ गया। आधा जो हिस्सा बचा पूर्वी साइड का वो आ जाएगा मध्य गंगा के मैदान में। तो यूपी का पूर्वी हिस्सा और बिहार का पश्चिमी हिस्सा मध्य गंगा के मैदान में आता है। यूपी का पूर्वी हिस्सा और बिहार का पश्चिमी हिस्सा, बिहार का पश्चिमी हिस्सा, ये दोनों चीजें इसमें आती है। और ये जो मध्य गंगा का मैदान है इसकी विशेषता ये है कि ये जो गंगा के मैदान में सबसे कम ढलान युक्त मैदान है मध्य गंगा का मैदान, और इस कारण से यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। और ये जो क्षेत्र है ये नदियों द्वारा अपने मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, नदियों द्वारा अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। उत्तर के विशाल मैदान का कौन सा भाग है जहां पर सबसे नदियां अपना मार्ग बदलती है, तो हमारा आंसर आएगा मध्य गंगा का मैदान। और इसका उदाहरण है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसी लिए कहा जाता है क्योंकि वह लगभग हर वर्ष अपना मार्ग बदल देती है, और मार्ग बदलने के कारण उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये यूपी और बिहार के जो क्षेत्र में फैला हुआ है, यूपी का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों में फैला हुआ मैदान है मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद आता है निचली गंगा का मैदान। क्या बचा, अब बिहार का पूर्वी भाग बच गया, तो ये बिहार का पूर्वी भाग, बिहार का पूर्वी भाग, और क्या बचा, ये पश्चिमी बंगाल बचा। इधर बांग्लादेश बच रहा है। लेकिन हम भारत के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो भारत में जो निचली गंगा का मैदान है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, ये बिहार के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो ये अपना आ जाता है निचली गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना गंगा का मैदान तीसरा भाग। क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर तीसरा भाग हो गया गंगा का मैदान। चौथा भाग होता है अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर फैला हुआ है, ये असम राज्य में फैला हुआ है। ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। किस नदी द्वारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे नदी द्वीप पाए जाते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी ही इस मैदान में बनाती है, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में 2 भागों में बढ़ जाती है, और आगे जाकर असम में ही दोनों भाग वापस मिल जाते हैं, और इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ये इसकी विशेषता है। तो ये है अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कहाँ फैला हुआ है, असम में। तो ये चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, असम में फैला हुआ है, विशेष रूप से असम में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये निर्मित किया जाता है। माजुली द्वीप यहाँ पर है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ये अपना इसका क्षेत्रीय विभाजन हो गया। तो ये अपना उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में हमने क्या क्या पढ़ा, उत्तर के विशाल मैदान में हमने पहले उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता जानी, भारत के कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है, भारत में 2400 किलोमीटर है,
इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। समुद्र तल से 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर ये लिए हुए है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है, पंजाब में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। तो ये उत्तर का विशाल मैदान को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक भाबर है जहां पर कंकर पत्थर पाई जाती है, नदियों द्वारा कंकर पत्थर जमा कर दिए गए हैं और वहां से नदियां भूमिगत होकर बहती है। दूसरा तराई है। भाबर के दक्षिण में जो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है उसको हम तराई कहते हैं, वह दलदली क्षेत्र है। फिर उसके बाद जलोढ़ मैदान है जिसमें बांगर आते हैं और खादर आता है। बांगर में मोटी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हर वर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, कम उपजाऊ क्षेत्र है। खादर में हर वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी पहुंच जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पहुंचने के कारण यहाँ पर मिट्टी में बारीक कण पाए जाते हैं और ये ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। फिर उसके बाद हमने क्षेत्रीय विभाजन इसका किया था, जिसमें पहला आया था अपना राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान को 2 भागों में बांटा गया था, एक मरुस्थली, एक राजस्थान बांगर। दूसरा आया था पंजाब का मैदान जो 5 नदियों के द्वारा बनाया गया था। 5 नदियां थी अपनी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। और 5 दोआब इस क्षेत्र की विशेषता है। 5 दोआब। 5 दोआब कौन से है? बीस्ते, बारी है, रचना है, चाज है और सिंध सैलाब दोआब है। बीस्ते दोआब व्यास और सतलज नदी के बीच में था। बारी व्यास और रावी नदी के बीच में था। रचना रावी और चिनाब नदी के बीच में था। चाज चिनाब और झेलम नदी के बीच में था। और सिंध सैलाब जो दोआब है वह सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों के क्षेत्र से गिरा हुआ जो दोआब था उसको हम सिंध सैलाब दोआब कहते थे। जो 3 दोआब है, बिस्त, बारी और रचना, ये भारत में है और बाकी 2 दोआब पाकिस्तान में चले गए हैं। पंजाब के मैदान के बाद हमने पढ़ा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर के विशाल मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा गंगा का मैदान है। इसका जो ढलान है पूर्व तथा दक्षिण की ओर है, इस कारण जो नदियां इसी दिशा में बहती है। और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऊपरी गंगा का मैदान जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है। मध्य गंगा का मैदान जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का हिस्सा आता है। और निचला गंगा का मैदान जिसमें पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल का हिस्सा आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेशों में हम प्रायद्वीप के पठार को लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर ट्रिक्स वाले वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं और ट्रिक्स वाले वीडियो की ये विशेषता है कि एक बार अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो जो भी चीज़ें याद करने की है, ट्रिक्स वाले वीडियो में हमने वही चीज़ें ली है, वही चीज़ें हम लेते हैं जो याद करने की चीज़ें होती है, जो रटने की चीज़ें होती है। जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा बांध है जो किस नदी पर बना हुआ है, भारत के लोक नृत्यों वाला जो वीडियो है वो भी हमने बना रखा है, भारत के दर्रों वाला वीडियो भी हमने बना रखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जिनमें ट्रिक्स के माध्यम से हमने सारी चीजें एक साथ याद करवाई है। 50-50, 60-60 चीजें एक ही वीडियो में याद करवाई है। और उनकी विशेषता ये है कि उनमें आपको याद करना नहीं पड़ता। अगर वीडियो देख लिया तो इसका मतलब वो सारी चीजें आपको याद हो जाती है, अपने आप याद हो जाती है। तो आप उनको भी जरूर देखना। साथ ही हमारी संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज भी चल रही है, तो वहाँ पर आपको मैथ्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप मैथ्स के वीडियो भी जरूर देखना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।